घर से दूर एक घर। हर अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा जब शिक्षा लेने के लिए घर से दूर रहे, तो उसको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिले, वही अपनापन मिले। और यही कुछ जो बात है, वो छू गई थी दिल को डॉक्टर मुजुमदार के। और उन्होंने शुरू किया था सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट। ये एक छोटा सा बीज था जो मुजुमदार सर ने लगाया, और इसका आज एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है। आप जानते होंगे कि मैं पुणे के सिम्बायोसिस की बात कर रही हूँ, और इस इंस्टीट्यूट के बारे में, मिशन और विजन के बारे में, और इसका विस्तार के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विद्या येरोडेकर जी और डॉक्टर राजीव जी। आप दोनों का स्वागत है नवभारत की इस विशेष श्रृंखला बातों बातों में। मैं आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के जरिए हम लोगों की जिंदगी, उनका मिशन, विजन, उसका परिचय कराते हैं। और आप दोनों के बारे में जानना चाहेंगे कि जब सर ने शुरू किया था, मुजुमदार सर ने जब सिम्बायोसिस शुरू किया था, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र बस 7-8 साल की थी। जी। जब मेरे पिताजी डॉक्टर मुजुमदार हैं, वो उन्होंने सिम्बायोसिस की शुरुआत करी। एक्चुअली सिम्बायोसिस की शुरुआत हमारे घर में ही हुई। हम्म। मैं कहती हूँ कि मेरी एक छोटी बहन है स्वाति और उससे छोटी सिम्बायोसिस, यानी जैसे मेरे सिबलिंग जैसे जी। ही है सिम्बायोसिस। तो एक्चुअली एक कल्पना थी, एक आइडिया थी, जो मेरे पिताजी के मन में आई कि कुछ जो परदेश से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे फर्ग्यूसन कॉलेज में और रेक्टर भी थे फर्ग्यूसन कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक मॉरिशियन स्टूडेंट था जो बीमार था, और वहाँ पे कोई नहीं था उसकी केयर लेने के लिए। तो उसकी बहन जो है वो आती थी, रोज एक डिब्बा देती थी विंडो से उसको। और एक स्ट्रिक्ट रेक्टर जैसे किसी हॉस्टल रूम में जाए और स्टूडेंट को पूछे कि क्या अफेयर चल रहा है, उस हिसाब से सर ने भी उनको पूछा। लेकिन वो बेचारा मॉरिशस का स्टूडेंट रोने लगा और कहा कि ये दिवाली वेकेशन में सारे मेरे फ्रेंड चले गए हैं घर पे, और ये मुझे जॉन्डिस हुआ है, और ये मेरी बहन है जो आके मुझे खाना देती है, खिड़की से ये डिब्बा देती है। तब सर को महसूस हुआ, मुजुमदार सर को महसूस हुआ कि जो परदेश से बच्चे आते हैं यहाँ पे और कई कई देशों से बहुत दूर से आते हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए, किसी एक संस्था सेटअप की जाए कि जो उनका केयर कर सके। जी। और इस आइडिया से सिम्बायोसिस की शुरुआत हुई, हमारे घर में हुई। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब किसी फॉरेन स्टूडेंट को अगर होम सिक लगे या पासपोर्ट गुम हो जाए या पैसे लगे, तो मेरे मम्मी पापा उनको बुला के, हमारे घर घर में ही रहते थे वो बच्चे। कभी नाइजीरिया का एक स्टूडेंट था, कभी ईरान का था, एक तो अमेरिकन स्टूडेंट 1 साल के लिए हमारे साथ रहा। तो ऐसी सिम्बायोसिस की शुरुआत हुई जो अभी तो बहुत बड़ी जी। यूनिवर्सिटी बनी। एक होता है, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है कि हर महीने तनख्वाह आती रहे, सैलरी आती रहे घर में, और वो घर चलाया जाए। अ, ऐसी जर्नी सर ने शुरू की थी कि जिसमें पता नहीं था ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा। अ, आपकी मम्मी ने कभी उनको टोका नहीं कि ये क्यों कर रहे हो, अच्छी सी खासी तो जॉब है? एक्चुअली कभी टोका नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी भी जो पली पढ़ी है वो रयत शिक्षण संस्था में, जो कर्मवीर भाऊराव जी। पाटिल है, उनकी जो बड़ी संस्था है। तो उनके मेरे मम्मी के जो फादर थे वो बिल्कुल भाऊराव पाटिल जी के साथ ही काम करते थे। तो एक सोशल वर्क का उनके इसमें तो था ही कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए। तो कभी उन्होंने टोका नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि किसी भी औरत को ऐसा लगेगा कि पैसे तो कहीं से आते नहीं है, अपनी एक तनख्वाह तब तो शायद 200-250 रुपए टीचर की सैलरी होगी, और उसी में 2 लड़कियां, घर, और हमारी वैसे जॉइंट फैमिली थी। मेरी जो ग्रैंड मदर है या मेरे चाचा थे, चाची थी, सारी बड़ी फैमिली थी। तो मैं तो छोटी थी तो जानती नहीं हूँ कि उनमें क्या बातचीत क्या होती बात रही, है? लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि मम्मी ने कभी डांटा। इनफैक्ट होल हार्टेडली वो तो खुद पर्शियन पर्शियन सीखी, क्योंकि अच्छा। ईरान के स्टूडेंट्स काफी थे। हम्म। तो उनको अच्छा लगे या जैसे मदरली फीलिंग आ जाए, तो उन्होंने पर्शियन सीखा कि इन ईरान के स्टूडेंट्स के साथ वो बातचीत कर सके। मैं आपको बता दूं कि सिम्बायोसिस के इस विशाल वटवृक्ष के नीचे लगभग 45,000 छात्र अब शिक्षा ले रहे हैं। एक्सलेंट एजुकेशन, मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो एक चिंता का विषय होता है, लेकिन अगर
आपका बच्चा सिम्बायोसिस में पढ़ रहा है, तो आपको उस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ उसको एक अच्छा माहौल भी यहाँ पर मिलता है। एक तरह से पूरी तरह से ग्रूमिंग जिसे कहा जा सकता है, वो यहाँ पर मिलता है। 85 से ज़्यादा देशों के छात्र यहाँ पर हैं और ये इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है। डॉक्टर राजीव येरोडकर भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपने भी जब सिम्बायोसिस के अम्ब्रेला के साथ में आप भी जुड़ गए एक तरह से, तो आपने इसमें कई सारे नए इनिशिएटिव आप लेकर आए, खास तौर से हेल्थ केयर के सेक्टर में। मुझे याद है क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पर पढ़ा है, आपने कई सारे जो इनिशिएटिव लिए उसमें था कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो भारत में एक बहुत ज़रूरत थी, वो भी आपने यहाँ पर लाया। फिर सिम्बी केयर है। हम आपसे पहले इसके बारे में सुनना चाहेंगे, जो हेल्थ केयर में जो इनिशिएटिव्स है सिम्बायोसिस के। तो मेरा सिम्बायोसिस के साथ जो सिम्बायोसिस हुआ वो विद्या के जी। जरिए हुआ। विद्या से शादी 10 मई 1985 में हुई, है ना? ठीक है। तो माय गॉड, तारीख याद है, मतलब पास हो गए। हाँ, मुहूर्त भी याद है 11:37 का, जी। वो भी मुहूर्त याद है। तो उसके बाद जो विद्या के साथ मैं इस परिवार से जुड़ गया, उसके जरिए सिम्बायोसिस में कुछ करने की ख्वाहिश थी। हम लोग ओमान में गए थे 91 से 96 तक। जी। 97 में जब हम वापस आए, हम लोग ने तय किया था 5-6 साल वहाँ रुकेंगे। मुझे परीक्षा देनी थी और आने के बाद हम विद्या was going to join her father to support him run symbiosis, and then I took the initiative of establishing the healthcare faculty. जी। मैं बीजे मेडिकल कॉलेज ससुन हॉस्पिटल में प्रोफेसर था जी। और मैंने एक शर्त पे सिम्बायोसिस ज्वाइन करने की ठान ली थी कि आने के बाद यहाँ हेल्थ का कुछ इंट्रोडक्शन किया जाए और हेल्थ में कुछ एक जो फुटप्रिंट सिम्बायोसिस का नहीं था वो इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मुजुमदार सर ने मुझे वो परमिशन दी और फिर ससुन छोड़ के मैंने सिम्बायोसिस में पूरी तरह मेरा लक्ष्य केंद्रित किया। और उसमें पहले हम लोग ने हर एक कैंपस पे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक लोगों के लिए एक हेल्थ सेंटर प्रस्तापित किया, जो कि विद्यार्थियों को और शिक्षकों को ऑन कैंपस हेल्थ केयर सर्विसेज दिए जाए। सो 14 जून 1997 में हमने पहला हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश किया। उद्देश्य ये था कि हर एक बच्चे को, हर एक शिक्षक को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिले, प्रमोटिव हेल्थ केयर मिले और क्यूरेटिव हेल्थ केयर मिले। आप और हम आम आदमी डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमको कोई तकलीफ होती है। हमारा ये संकल्प था कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत टल सके। प्रतिबंधित तो कर सकते नहीं है, किसी के हाथ में नहीं होता बीमार पड़ना, पर अगर हम विद्यार्थियों को और शिक्षकों को ऐसा आरोग्य दे सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अच्छी जीवन शैली जी सके और वो बीमार होने से वंचित हुए, इस संकल्पना द्वारा हम लोग ने ये हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश किया। बाद में हम लोग ने एकेडमिक्स में जब हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला 2002 में, हम लोग ने एकेडमिक प्रोग्राम्स किए शुरुआत हेल्थ केयर में, क्योंकि हेल्थ केयर में अच्छे ट्रेन मैन पावर नहीं मिलते। हर एक हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स है, पर इनका सबका जो शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, या बाद में उनको जो प्रमाण पत्र मिलता है, वो अगर एक विद्यापीठ के द्वारा मिले, एक विश्वविद्यालय से मिले, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए हम लोग ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में किए और अलाइड हेल्थ साइंसेज में शुरू किए। Symbiosis is known for management education, so we started MBA in hospital healthcare management. Then nutrition and dietetics में शुरू किए, बायोटेक्नोलॉजी में शुरू किए, नर्सिंग में शुरू किए, पब्लिक हेल्थ में शुरू किए। पर इस सब पे जो सोने पे सुहागा कहते हैं, वो हुआ 2019 में महिलाओं के लिए सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन शुरू किया। जी। सो इस तरह हमारा जो सफर है वो शुरुआत एक हेल्थ सेंटर से हुई जी। और आज हम लोग एक आरोग्य धाम चलाते हैं, जहां हर आदमी को, हर कैडर पे हम लोग शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और फिर उसे सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक प्रमाण पत्र देते हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत सुकूनकारक और समाधानकारक होता है कि ये बंदा जो सेवा देगा वो कुछ ऐसे दर्जे की होगी जिससे हमें डर नहीं है। पेशेंट रेडी एंड पेशेंट सेफ, जो हमें मेडिकल में सिखाते हैं, फर्स्ट डू नो हार्म।
राइट। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मतलब देखिए सिम्बायोसिस की स्टोरी तो हम एक तरह से जानते जाएँगे। अ, आप फिर घर में शुरुआत हुई थी, छोटी-सी शुरुआत हुई थी। बाद में आप यहाँ पर पढ़ रही थी, सीख रही थी, दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? विजय मेडिकल कॉलेज। विजय मेडिकल विजय कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज पुणे। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड पास हुई तो मुझे डॉक्टर ही बनना था। जैसे एटलीस्ट हमारे ज़माने में ये था कि साइंस चली जाओ जी, और फिर साइंस डॉक्टर के बनो। बाद इंजीनियरिंग या मेडिसिन, ये 2 ही ऑप्शंस यस। ज़्यादा करके होते थे। और मुझे वैसे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था पहले से ही। तो इसलिए मैंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आए और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है विजय मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन मिली। और फिर वहीं पे मेरी राजीव के साथ मुलाकात हो गई। वो 1 ईयर सीनियर थे मुझे। तो जनरली ऐसे होता है कि सीनियर जो थे वो होते रैगिंग। हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। वो हाँ, सीनियर जो होते हैं वो एक्चुअली उनके नोट्स लेना या जी। उनसे थोड़ी पढ़ाई लेना, ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली माहौल मेडिकल कॉलेजेस में होता है। जो सीनियर्स जूनियर्स को पढ़ाते हैं, मेंटर करते हैं। तो ऐसे हमारी मुलाकात हो गई और फिर कभी नोट्स के ज़रिए कुछ खत वत आया? नहीं, नहीं, राजीव तो बहुत वो तो एक आर्मी ऑफिसर के लड़के हैं, तो इसलिए उनके घर का कल्चर और माहौल भी बहुत एक्सप्रेसिव था। तो जैसे मुलाकात हो गई और जैसे हम लोग मिलते गए, वो सीधा मैं आके मेरे मम्मी-पापा को मिली और कह दिया उन्होंने कि मुझे आपके लड़के से के साथ शादी करनी है। तो मेरी 3rd एमबीबीएस में ही हमारी शादी हो गई। क्या बात है! हाँ, बिल्कुल बहुत जल्दी हो गई हुँ, वैसे हमें हुँ। लगता है। लेकिन अच्छा ही हुआ कि हम साथ एक्चुअली हम फ्रेंड्स ही थे और फ्रेंड्स है अभी भी। और साथ में ही एक्चुअली हमारी जर्नी जो है पूरी करियर की और सारी तो वो साथ में ही हुई है। तो अच्छा ही है एक्चुअली। आपका सर्विसेज़ बैकग्राउंड था, तो जगह-जगह पर तबादले होते होंगे। तो एक कहीं न कहीं सर्विसेज़ बैकग्राउंड के लोगों का ये होता है कि एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक ही शहर में नहीं टिकते। तो कैसा आपका परिवार का क्या बैकग्राउंड था? मेरे पापा आर्मी में कर्नल थे, जी। रिटायर हुए। मेरी मम्मी प्राइमरी स्कूल टीचर थी और मेरे 4 बहनें हैं, सब मेरे से बड़े हैं। ऑल 4 सिस्टर्स आर टीचर्स एंड पापा रिटायर हुए 1971 में, फिर हम लोग पूना में आके सेटल हुए। तो पुणे के पहले हम लोग दिल्ली में थे, जबलपुर में थे, आसाम में थे। सो भारत के हर एक कोने में कम जी। से कम पापा की जैसी बदली होती थी, आपने कहा जैसे तबादला होता था, वैसे हम लोग जाते थे। और पूना में आने के बाद मैंने भी पूना में आके 2-3 स्कूल्स बदले और फिर बाद में आखिर में सेंट विंसेंट और फिर बीजे मेडिकल कॉलेज पूना और बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में भी मुझे एडमिशन मिली थी बिकॉज़ पापा आर्मी में थे तो सेंट्रल कोटा में था। नसीब में लिखा था बीजे मेडिकल कॉलेज, पूना में आए, विद्या से मिले, सो हो गया। पूना में आए, पढ़ाई शुरू की। 3rd एमबीबीएस की शुरुआत में विद्या से हाथ माँगा, उसने पहले तो नकार दिया था, फिर सीधा उसके मम्मी-पापा के पास गए, बताया उनको, उनको मुझे मेरा रवैया शायद अच्छा लगा होगा कि सीधा बंदा आके आके मिल रहा बोल है। रहा है, सो उसके मन में कोई खोट नहीं है, सो हो गया और आपको क्या पसंद आया था विद्या जी के में कि आपने तय किया कि इससे शादी करनी है? एक्चुअली ऐसा कुछ एक ये नहीं था प्रोबब्ली आई द थिंक लव एट मेडिकल फर्स्ट साइट। कॉलेजेस में ना हाँ। ज़्यादा करके लुक्स और ड्रेसिंग सेंस वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। हुँ। अभी पता नहीं क्या होता है मेडिकल हुँ। कॉलेजेस में। लेकिन तब जो एक्चुअली इंटेलिजेंट हो कोई या ज़्यादा, जैसे राजीव तो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह तो जी। शायद मुझे वो ज़्यादा और मेरी भी जो मेरे मार्क्स थे आई वाज़ अमंग द फर्स्ट 20 हुँ। in BJ Medical College. So I think it's intelligence that attracts, Yeah, at least in medical colleges. in professional colleges. Yeah, in यस। maybe in all professional. फिर ना क्यों बोला था शुरू में? नहीं, बहुत आई फील कि बहुत ही जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा एंजॉय करें। फिर 3rd एमबीबीएस के बाद कुछ इंटर्नशिप होती है हमारी, तो इंटर्नशिप इज अ लिटिल रिलैक्सिंग। लेकिन चलो आई थिंक इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो बच्चे भी जल्दी हो गए, अभी बच्चे भी बड़े हो गए, तो एक तरह से बहुत हाँ, एक जल्दी तरह से सेटल बहुत ही लाइफ। बिल्कुल। अभी जो देखते हैं हम लोग कि और करियर्स में अगर एक साथ हम लोग जल्दी सेटल हो जाए ना, तो हुँ। करियर की शुरुआत भी एक साथ कर सकते हैं, तो प्लान भी अच्छा हो सकता है। नहीं तो कभी होता है कि कोई कार्डियक सर्जन बन जाए मेडिसिन में या कोई गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए, तो या समवन इज अ सर्जन एंड समवन इज अ Yes, yes, डर्मेटोलॉजिस्ट, yes. तो अलग-अलग तो या तो बेटर कि हम लोग साथ में पढ़ें, साथ में करियर्स करें। और अभी जी। 30-35 साल बाद, इस शादी के बाद, इसकी सहेलियाँ जो अब अभी बात करते हैं, हुँ। कहती है कि हम लोग ने विद्या को आपके लिए हाँ कहने के लिए इसलिए बताया हाँ। कि ये बंदा सीधा-साधा है, सीधा आके आप
आपसे बात कर रहा है और कह रहा है आपका हाथ मांग रहा है. राइट, So the frankness and the openness with which he has come करेक्ट. is a character which you should cherish. And that's why we told her that she should say yes to you. And that's why she said yes. अभी ये सहेलियां मुझे बता रही है 30-35 साल के बाद, तो अभी मेरी भी अच्छी सहेलियां बन जी. गई. एक है कि मतलब सर के पास जाना, वो भी मुजुमदार सर का भी एक अपना ऑरा है. सीधे जाना, डर नहीं लगा कभी कि बिल्कुल. हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल. कॉन्फिडेंस के साथ. बिल्कुल. वो जो यूनिफॉर्म और आर्मी का जो कॉन्फिडेंस आता Actually, sir, his age and my mother-in-law, they are more my friends than my in-laws. So I never fear Muzumdar sir. I've got respects for both of them, but I don't fear them. Yeah. कभी भी नहीं. कभी नहीं. ऐसे राजीव का और उनका एक अलग रिलेशन है. बिल्कुल बेटे जैसा है, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं. जी. तो वैसे भी और बहुत जल्दी हमारी फैमिली में आ गए, तो वो बेटे ही बन गए. और बस उनके लिए नहीं, मेरी बुआ जो थी, उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कभी कंसर्न नहीं करते थे डायरेक्टली राजीव से. ऐसा तो वो उनको स्कूटर पे लेके सत्सुन हॉस्पिटल लेके जाते थे, डायबिटीज का चेकअप, ये वो तो सब वो करते थे. तो बिल्कुल कभी ऐसे उनको लगा ही नहीं. कि तभी भी डॉक्टर मुजुमदार सर का ऑरा था. इनफैक्ट मुझे ज्यादा डर लगता है उनसे. तो कभी-कभी अभी भी कुछ अगर उनको बताना हो तो मैं कभी-कभी कहती हूँ राजीव को, कुछ पर्सनल लेवल पे मैं कहती हूँ कि यू नो आप जाइए और जैसे समझो वेकेशन जाना है, तो सर कभी वेकेशन गए नहीं. Correct. मुझे याद ही नहीं है कि हम जब छोटे थे तब कभी जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं. तो अभी अगर मुझे ऑफ लेना है वर्क से या कोई वेकेशन जाना है, तो मैं राजीव को कहती हूँ कि आप बता दो. यू नो मुझे तो इतना डर लगता है कि अभी मैं कहूँ कि वेकेशन जाना, तो कहेंगे वेकेशन क्यों, काम इतना पड़ा है, संस्था चला रही हो तो संस्था चलाते हैं, वो वेकेशन नहीं होते. तो ये है. लेकिन राजीव का और उनका बहुत अलग रिलेशन है. और मैं हम लोग आई मीन वी आर हैप्पी कि ये रिलेशन. आपने बहुत शुरू में जिक्र किया कि सिम्बायोसिस मेरे लिए एक सिबलिंग है. आप सभी मतलब दोनों बहनें और सिम्बायोसिस साथ में ग्रो हुआ है. जैसे-जैसे बढ़ता था, मैंने भी मतलब 25 साल से लगभग मैं सिम्बायोसिस देख रही हूँ, मतलब 98 में मैं पुणे में आई थी, तब से. तो साथ में एक तरह से बड़े हुए हैं. आपने जब जॉइन करने का सोचा पहले, तो आपका सपना था कि मैं सिम्बायोसिस में ही जॉइन हो जाऊँगी या कुछ और करना था आपको? बिल्कुल नहीं. जब मैं एक्चुअली हम छोटे थे ना, तो ज्यादा सिम्बायोसिस में आते थे कि कुछ प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स थे, तब हम लोग तीनों में और मेरी बहन जाते थे, मम्मी लेके जाती थी. लेकिन उसके बाद तो जब मैं मेडिकल को गई, तब तो कभी टाइम भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं कि एज अ डॉक्टर कुछ हम कंट्रीब्यूट भी कर पाए. और सर संस्था चला रहे थे, मम्मी थी और बाकी इतना फैल गया था. फिर हम लोग जब फॉरेन चले गए, तब तो बिल्कुल ही सवाल नहीं था. हमें लगा ही नहीं कि हम लोग वापस आ वापस आए. जाएंगे. तो इसलिए वो एक शायद ऐसा बोलते हैं ना कि डेस्टिनी होती है. एक्चुअली हम लोग ओमान से, मस्कत से वेस्टवर्ड जाने वाले थे. राजीव ने एमआरसीओजी की एग्जाम दी थी, पास हुए थे. तो द नेचुरल टेंडेंसी वाज टू गो टू लंदन. एंड और गए भी हम लोग वहां गए. लेकिन गए तो वैसे ही एग्जाम्स के बाद जाके देखना था कि पार्ट 2 की एग्जाम कैसे दिया जाए. लेकिन जब हमने सोचा कि तय किया कि वापस आ जाए, जब मेरे बच्चे बच्चे बड़े, यानी मेरा लड़का जब 5-6 साल का हो गया, तो तब लगा कि नहीं, अभी यू नो चिल्ड्रन शुड ग्रो इन एन इंडियन एटमॉस्फेयर. क्योंकि यहाँ पे फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है. वहाँ पे भी जैसे राजीव के पेरेंट्स थे हमारे साथ मस्कत में, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा देश, मैं तो बहुत अटैच्ड हूँ. मैं तो आई वोंट से अदर्स आर नॉट पेट्रियट्स, बट मुझे कभी बाहर जाने का यही नहीं था. बस यहाँ पे एग्जाम सेंटर नहीं था, इसलिए मैंने राजीव से हाँ कहा कि चलो यू नो आपको आगे पढ़ाई करनी है तो जाएंगे विदेश. लेकिन ये भी कहा था कि जब 5 साल के बाद वापस आ जाएंगे, वैसे आते. तो तभी प्रोफेशनल एंगेजमेंट कुछ नहीं था. लेकिन जो हमने वहां पे देखा कि एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जैसे होती है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं लाए सिम्बायोसिस में. हमें लगा कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी, ये तो वापस बीजे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर जाए, तो एक हेल्थ सेंटर चलता रहेगा. लेकिन जब हेल्थ सेंटर की शुरुआत करी, पैरेलली सर ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन दी थी. तो वी जस्ट गॉट वेरी अननोइंगली गॉट एसोसिएटेड. पहले मैं और फिर बाद में राजीव. तो सर ने आपसे जिक्र किया कि आप सिम्बायोसिस में आइए, या मतलब या आपको लगा कि जाना है, कि या ऑर्गेनिकली हो गया? शायद ऐसे हुआ कि जब हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत हुई और ज्यादा मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो तब, और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रपोजल, तो सर के साथ मैं बैठती थी, यू नो ऑब्जर्व करती थी ज्यादा करके, कुछ काम तो नहीं लेकिन ऑब्जर्व करती थी. और अननोइंगली आई गॉट यू नो, सो ऐसे कभी बातचीत नहीं हुई कि आप अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, ये मत करो, या सब बिल्कुल ही नहीं. और गायनेक प्रैक्टिस ऐसे होती है ना, या वो फुल टाइम करे या फुल टाइम करे, जो यू कांट डू बोथ. सो इसलिए फिर आई कुड नॉट कंटिन्यू.
फिर ये है कि लॉ आपने कब किया? मतलब मैंने देखा कि आपकी लॉ की भी डिग्री है। एक्चुअली ये हुआ कि जब मैं सिम्बायोसिस में आ गई तो आई वाज अ मेडिकल डॉक्टर ट्रेन्ड। करेक्ट। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी बिल्कुल मुझे कुछ नहीं यानी आई नेवर डन प्रोफेशनल स्टडीज इन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मेडिको होने के कारण एक हार्ड वर्क जो हम लोग पढ़ाई में करते थे बाद में एज डॉक्टर्स जो हार्ड वर्क पुट इन करते हैं, तो एक वो था कि नहीं बिल्कुल कमिटमेंट हार्ड वर्क की दीज वर क्वालिटीज एज अ डॉक्टर में थे ही। लेकिन ये था कि जब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का आता था मेरे सामने, पहले तो मैं सर को ऑब्जर्व करती थी, उनका वो जो लिसनिंग स्टाइल था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क था, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया था। सो जब मैं आई तब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अगर मैं यहाँ कुछ करने के लिए आई हूँ तो मुझे लीगल नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग आई शुड नो। एंड आई थिंक वो सब लॉ की स्टडीज से होता है। और वैसे भी मेडिकल्स होते हैं ना, उनको थोड़ी पढ़ाई की एक ये होती है जी। ऐसे लगता कुछ है ना अभी कुछ भी नया मुझे ऐसे सीखते लगता रहे। है। अभी भी मैं जब आई थिंक जब हम लोग दिल्ली जाते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं तब साथ में कुछ ना कुछ बुक्स होते हैं, कुछ पढ़ाई होती है, क्योंकि वही टाइम बहुत मिलता है। नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स लाइक ग्लोरीफाइड क्लर्क। तो वो नहीं है, तब हम माइंड अगर रखना है अच्छा, और जो नॉलेज अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो पहले नॉलेज आना चाहिए। तो इसलिए मैंने लॉ की पढ़ाई की बिकॉज इट विल हेल्प मी इन एडमिनिस्ट्रेशन। है मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे एमबीए किया हो, लेकिन लीगल स्टडीज आने ही चाहिए बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब शादी होती है तो एक है कि कुछ पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट और कुछ पॉइंट्स ऑफ एडजस्टमेंट। ऐसा एक हर पति पत्नी में कुछ ना कुछ होता है। आपके लिए कोर क्या है? मैरिज का कोर क्या है आप दोनों के लिए? फैमिली लाइफ। आई थिंक कंपैटिबिलिटी, बिकॉज एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते ही है, जी। लेकिन आप कितना खींचे कितना स्ट्रेच करें वो डिसएग्रीमेंट्स, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना उनमें रेजिलियंस बहुत कम होता है। हम लोग ही अपनी बेटियों को एम्पावर करते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं और लड़कों को भी। लेकिन ये होता है कि अगर मैं पढ़ाई करूँ और कुछ पैसे कमाऊँ तो एम्पावरमेंट डजंट मीन कि आई बिकम रिबेलियस। जी रिजिड जी। कि मैं चेंज ही नहीं कर पाऊँ। और मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, लड़कों को भी करेक्ट। एडजस्ट करना चाहिए और लड़कियों को भी। तो हमारे इसमें तो ऐसा है कि वी ग्रो अप एज फ्रेंड्स एंड आई सेड कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये नहीं प्रमोट और प्रोपोगेट कर रही हूँ कि अर्ली मैरिजेस हो जाए, बट एक अच्छे एज में अगर मैरिज हो जाए तो ना हस्बैंड और वाइफ ग्रो भी साथ में करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यू नो ईच अदर सो वेल कि स्ट्रेंथ्स मालूम होते हैं, वीकनेसेस मालूम होते हैं। और वैसे तो एडजस्टमेंट्स लाइफ में सब जगह करने पड़ते हैं, चाहे तुम नौकरी करो या घर में या अपने इन-लॉज के साथ। लेकिन वंस यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज योर ओन, देन यू एक्सेप्ट हिम और हर एज दे आर, राइट? जैसे अपने बच्चों को भी हम लोग एक्सेप्ट करते ही है ना, हर एक बच्चा को सेम नहीं करते। करेक्ट। I'll give you a जी। practical example. हाँ। वेकेशन को जाते मेरा उद्देश्य होता है अच्छा खाना मिलना चाहिए। ओके। So she compromises. हाँ। मुझे मालूम है विद्या को शॉपिंग के लिए टाइम मिलना ही चाहिए। So I give her that. हाँ। So she accepts that I need good food and I accept that she needs time for shopping. शॉपिंग। So भले मुझे शॉपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी Right. बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। मैं जाता हूँ। राइट। इसको भी खाने को कुछ भी मिला तो चलता है, पर she goes to a restaurant where I like the food. राइट। वो भी इंडियन फूड, वो भी इंडियन। फॉरेन जाओ मैं वैसे Indian बहुत food देशभक्त हूँ। मुझे इंडियन खाना ही लगता है। वो जहाँ जाए वहाँ ढूंढेंगे दाल चावल कहाँ मिलेगा, सरवना भवन। जी। इन रोम टू एज अ रोमन्स डू। तो करेक्ट। अगर इटली में जाए और वहाँ जाके इंडियन खाना है तो क्या फायदा, या हाँ। कहीं वेरेवर दिन भर कुछ भी चलेगा, शाम को बैठ के दाल चावल ही सो खाना। दैट इज वन प्रॉब्लम दैट वी हैव। मुझे वहाँ का खाना टेस्ट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फूड से कल्चर भी मालूम होता जी। है, यू कैन इंटरैक्ट विद पीपल, बट फिर आई हैव That's टू the एडजस्ट compatibility. Just to give you an example. करेक्ट। शॉपिंग का आपने बताया, मुझे याद है कई साल पहले आप दिल्ली का एक 100 रुपए का दिल्ली हाट से कुर्ता लेकर आई थी, हम मिले थे तो आपने बताया था अरे 100 रुपए में बड़े अच्छे कुर्ते मिलते। तो आपकी शॉपिंग की हैबिट क्या है, मतलब क्या खरीदती है आप? मुझे ना एक्चुअली शॉपिंग, राजी जरा एग्जैजरेट कर रही है, कुछ शॉपिंग की ये नहीं है मुझे। मैं बोलती हूँ ना, क्योंकि शायद मैं ये सिम्बायोसिस में इतनी ग्रो हो चुकी हूँ, वो कल्चरल सेंसिटाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल सेंसिटाइजेशन की किसी देश के बारे में पढ़ना, उससे तो मालूम होता ही है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ों में कल्चरल सेंसिटाइजेशन होता है। जब अगर कहीं मैं गई किसी परदेश में, तो परदेश क्यों, हमारे देश में भी इतने रीजन्स है, स्टेट्स जी, है, जी। तो व्हेन यू गो इनटू द गलीज़, मैं जब शॉपिंग करती हूँ तो कभी मॉल्स में नहीं जाती। आपने जो कहा जी, वो सही है, बिल्कुल। मैं ₹100 का ही खरीदती हूँ। क्योंकि जब आप गलियों में जाते हैं ना, तब वो उस स्टेट का हो या उस कंट्री का एक कल्चर महसूस होता है। क्लोथ से होता है, फूड से होता है, इंटरैक्शन से होता है। तो मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। तो राजीव जो थोड़ा एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं शॉपिंग में, मैं टाइम ज़्यादा वहाँ पे स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरैक्ट करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी कंट्री का या किसी रीजन का हैंडीक्राफ्ट हो या कुछ ऐसा कुर्ता हो कि जहाँ पे इट्स वेरी टिपिकल। जैसे ये देखो, मैंने अभी भी जी, ये पहना है, ओडिशा का है ना, तो यस। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा पहने। सिम्बायोसिस की अगर बात करें तो मुजुमदार सर का एक विजन था, एक कहानी थी जहां से उनका दिल दिल को छू गई वो कहानी और सिम्बायोसिस की शुरुआत हुई। उनका एक अपना विजन मिशन था। आप दोनों जब ज्वाइन हो गए उनके साथ में, तो वो विषय मिशन कैसे समय समय पर बदलता गया? क्या आप सभी लोग इकट्ठे बैठकर तय करते हैं कि अभी ये भी ऐड करेंगे, या ये कैसे चर्चा होती है सिम्बायोसिस के बारे में जब होती है? नहीं, एक्चुअली ना सर का तो ऐसा है कि राजीव कैन टॉक अबाउट हेल्थ केयर, लेकिन जो नॉन हेल्थ केयर की बात करें, तो सर को ऐसा है, एक तो उनका इंट्यूशन, हम्म। और किसी ने आइडिया दे दी ना, तो वो उनको लगता है कि चलो, अगर किसी ने कहा कि अभी टेलीकॉम की इंडस्ट्री इतनी बूम हो रही है, तो टेलीकॉम मैनेजमेंट का कुछ आप क्यों नहीं करते? और कोई कहता है कि, जैसे एक मैं बताती हूँ, गौतम राजाध्यक्ष थे, हमारे लिबरल आर्ट्स का बहुत, जो। हाँ, तो बहुत हमारे अच्छे दोस्त थे, और यहाँ पे पढ़ाने के लिए 25 साल पढ़ाते थे, आते थे यहाँ पे। तो बिल्कुल फैमिली जैसे थे। तो एक बार जब सर के साथ हम लोग ऐसे खाना खा रहे थे गौतम के साथ, तो गौतम राजाध्यक्ष ने कहा सर को कि सर, डॉक्टर मुजुमदार, मैं अभी रिटायर होके ना, आई वांट टू कम एंड सेटल इन पुणे। तो सर ने कहा क्यों? आपकी तो पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे है। इधर नहीं नहीं, मुझे ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं, जैसे एक स्कूल ऑफ फोटोग्राफी बनानी है। तो सर ने कहा क्या प्रॉब्लम है, सिम्बाई सर भी बनाते हैं। तो गौतम ने कहा कि चलो हाँ बिल्कुल, तो मैं यही आके रहूंगा कैंपस पे और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दूंगा। सर ने कहा कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है आपको? तो उन्होंने कहा कि ऐसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। तो सर ने उनको क्या कहा होगा, तो मेरे पास क्यों है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर डिग्री करना हो तो मेरे तो पास है, आइए। सर्टिफिकेट्स तो जाके किसी गली में शुरू करो। तो तो देन गौतम सेड कि कोई डिग्री में आ जाएगा फोटोग्राफी के? तो सर ने कहा क्यों नहीं आएगा, अगर करिकुलम अच्छा हो, आप और गौतम राज्याध्यक्ष बना रहे हो, तो क्यों नहीं आएंगे, बच्चे जरूर आएंगे, बिकॉज देयर इज सो मच स्कोप फॉर फोटोग्राफी एंड ट्रेन्ड मैन पावर, जैसे राजीव ने कहा कि सर्टिफाइड, और करेक्ट। जिसको डिग्री मिले। तो गौतम was so shocked. Unfortunately, he passed away just a few days before the inauguration of School of Photography. लेकिन जो वो आइडिया उन्होंने दिया, अभी भी हम लोग वो स्कूल चलाते हैं। तो ऐसे सारे जो इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज बना दिए हमने यहाँ पे, तो they were more out of intuition. I think Rajiv will tell you how a medical college करेक्ट, started. ये या तो मेडिकल कॉलेज के लिए इतना सारा प्लानिंग करना बहुत पड़ता ज्यादा है, होता शायद है जी। 3-4 साल तो प्लानिंग में ही जाते हैं, लेकिन ये देखो कैसे शुरुआत होगी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल की। सुनना चाहेंगे आपसे। तो जो विद्या कह रही थी इंट्यूशन, किस्सा ऐसा हुआ कि मुजुमदार सर उनके कुछ मित्र परिवार के साथ 19 मार्च को 2019 में 18 मार्च या 19 मार्च को एक फिल्म देखने गए थे। जी। ये पूना के सिटी प्राइड रेस्टोरेंट थिएटर में। और उन्होंने ये फिल्म देखी आनंदीबाई गोपाल जोशी, ओके, which हाँ talks हाँ। about the first Indian यस woman यस, doctor। इंडियन वुमन डॉक्टर। वो फिल्म देखी उन्होंने और बाद में रात को घर आए, वो और रात को 11 बजे के करीबन उन्होंने फ़ोन किया कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो 11 बजे आदमी आमतौर पे सोने की तैयारी करता है, और अगर डैडी का फ़ोन आता है 11 साढ़े 11 बजे और उनको कुछ कहना है, तो हमारे एंटीना ऑन हो जाती है कि कुछ सर को कुछ महत्वपूर्ण, जी। बात करनी है। तो इसे अगर सोने की पूरी तैयारी नहीं हो तो घर पे आ जाओ। तब हम लोग सिटी में रहा करते थे एंड ही यूज्ड टू आल्सो बी स्टेइंग इन द सिटी। हम लोग गए तो उन्होंने कहा यानी आप भी ये फिल्म देखिए आनंदीबाई गोपाल जोशी, आपने देखी है क्या? तो हम लोग ने उत्तर दिया कि नहीं देखी नहीं है, पर बस देख जानते लिए, हैं जी। इसे नहीं जल्दी जाके देखिए, क्योंकि उस कहानी के फिल्म के बलबूते पर मैंने निर्णय लिया। कहा क्या निर्णय लिया? उन्होंने कहा मुझे मेडिकल कॉलेज शुरू करना। तो मैंने ठान लिए कि मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। चलो कि आपने ठान लिए तो करेंगे, और ऐसी-ऐसी दिक्कतें हैं, ये सब करना पड़ता है। तो इसे ये मुझे सब मत बताओ, मैंने ठान लिया कि करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपत्ति है और आप नहीं करना चाहते तो हम देखेंगे क्या करेंगे, पर मुझे तो शुरू करना है।
ऐसे करना है तो क्यों, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे था, जी मेडिकल काउंसिल पे, मुझे मालूम था कि करेक्ट कैसा ये सिस्टम वर्क करता है। तो ही सेड वो कुछ भी हो, हम लोग मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे और मेडिकल कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स। तो भारत में आज कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? तो उस टाइम 2 ही मेडिकल कॉलेजेस थे, एक जो लेडी सिर्फ हार्डिंग लड़के दिल्ली में जी और एक साउथ में था। तो ऐसे 2 ही मेडिकल कॉलेजेस, पूरे रेसिडेंशियल नहीं। तो he said, why can't we start a medical college for girls? Why can't we start means we are starting. It's a rhetoric एब्सोल्युटली question. या I said, okay, शुरू करेंगे। He said, चलो काम पे लग जाओ। So I said, हाँ, अभी ये 2019 है, 2020 में करेंगे। He said, नहीं, मैं 85 साल का हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इसी साल शुरू करना है। तो इसी साल कैसे शुरू करेंगे? ये सब फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, बिल्डिंगें खड़ी करने हैं। एमबीए, विद्या ने कहा कि सर ये एमबीए इंस्टीट्यूट नहीं है, एक कंप्यूटर, एक जी क्लासरूम और जी बच्चे और शिक्षक लाए, डॉक्टर लगते हैं, हॉस्पिटल लगता है, लैब्स लगते हैं वगैरह। इसे जो कुछ तुम्हें चाहिए। और करीबन तब 88 साल 48 इयर्स हुए थे सिम्बायोसिस को। 50 इयर्स का जो जो पूंजी हमने कमाई है, एंड नॉट, मैंने से कमाई है, नॉट ओनली फाइनेंशियल, करेक्ट गुडविल, गुडविल स्टैंडिंग इन स्टैंड यस सोसाइटी, ब्रांड, यस यस वो सब आपके पीछे लगा देता हूँ। और मुझे ये मत बताओ ये दिक्कत है, ये आपत्ति है, उस पे यू वर्क ओवर इट एंड यू एस्टैब्लिश द मेडिकल कॉलेज। बस क्या, वॉर रूम शुरू किए उनके हिसाब से और काम में जुट गए। विद्या, मैं और हमारे कोई मित्र परिवार, हमसे जो सीनियर थे, जो नीचे जूनियर थे, सब इकट्ठा किए। और कोविड के एक साल में हम लोग ने करीबन 9 लाख स्क्वायर फीट का मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश खड़ा किया किया और हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया। द फर्स्ट इंस्पेक्शन व्हिच वाज कैरिड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, व्हिच इज नाउ नेशनल मेडिकल वो आके हैरान हो गए, इससे ये हो ही नहीं सकता एक साल में। और तुम लोग ने जो एस्टैब्लिश किया है वो बिल्कुल ही इट्स वेरी फैंटास्टिक। एंड देन आई रिक्वेस्टेड सर कि सर मुझे कम से कम ये अस्पताल 8 से 10 साल मुफ्त चलाने की आप क्या बात है फ्रीडम दीजिए। इसे क्यों? ऐसे सर 2 चीजें हैं, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में सीखने वाले जो विद्यार्थी है, they become good doctors if they get good patients on which they learn. Correct. We all have been trained in government medical colleges, yes and we are today, we are, because what we learned in government medical college, which has got a huge patients patient जब भी आएंगे when they do not get intimidated or they don't have financial constraints, and therefore he agreed to support us, the medical college and the hospital. आज जो अस्पताल हम लोग चलाते हैं पूरी तरह फ्री चलाते हैं। 1200 पेशेंट्स रोज आते हैं, 500 पेशेंट्स एडमिटेड है, और छोटी सी छोटी जो सर्जरी है, टिल ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी, वी डू टोटली फ्री और सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट। पर पैसे न होने की वजह से ट्रीटमेंट इज नेवर डिलेड, नॉर डिनाइड, नॉर डिफर्ड। हर एक पेशेंट को वही ट्रीटमेंट, वही डायग्नोसिस, वही डॉक्टर देखते हैं जो उसको सिटी में जाके पैसे भर के वो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करने की नौबत आती। एक बहुत बहुत बेहतरीन काम है ये, क्योंकि मैंने देखा अमूमन इंडिया एज अ सोसाइटी वी आर अंडर इंश्योर्ड, वी आर लाइक पेंशन हमारे पास में सब लोगों को नहीं है, बहुत चुनिंदा लोगों के लिए है, एंड वी आर ऑलवेज अंडर इंश्योर्ड। और एक बड़ी बीमारी हो जाए तो पूरा परिवार फाइनेंशियली इमोशनली वाइप आउट हो जाता है। ऐसे समय पे इस तरह की ट्रीटमेंट देना एक बहुत ही ये बेहतरीन काम मैं कहूंगी कि सोसाइटी के हिसाब से भी। 35 जो इधर विलेजेस है उसको अडॉप्ट किया है। रोज हमारे 2 मोबाइल मेडिकल वैन्स जाते हैं दूर अंदर विलेजेस में, और उनको घर जाके जांच करते पेशेंट्स की, उनको दवाई देते, सलाह मशवरा देते, और अगर जरूरत हो तो उनको वही वैन में डाल के यहाँ हॉस्पिटल लाते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वही वापस छोड़ आते हैं। So the entire healthcare ecosystem is developed around this hospital, but the hospital is not only, the healthcare system is not only of doctors. It is doctors, nurses, paramedics, allied healthcare professionals, dietitians है, emergency medical service professionals है, सब मिलजुल के एक ही लक्ष्य से करते हैं कि इस कम्युनिटी में हेल्थ के जरिए, हेल्थ के माध्यम से कुछ परिवर्तन उनके जिंदगी में ला सके। Make healthcare at the doorstep, make it affordable, make it available, and make it accessible.
मैंने आपका एक छोटा वीडियो देखा था इसके बारे में कि प्रिवेंटिव हेल्थ, और खासतौर से विद्या मैम से भी पीछे एक बार बात हुई थी कि इमोशनल हेल्थ जी आज के युवा वर्ग का ना केवल भारत में, पूरे विश्व में एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। और हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि डायबिटीज के बाद में इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी अ बिग 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 इशू। उस पर सिम्बायोसिस का एक आपने जिक्र किया था, जी और मैम से भी, विद्या जी से जी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे इस पूरे समाज के लिए। उस पर क्या काम चल रहा है वो मैं जानना चाहूंगी। तो 2018 में हम लोग ने सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इमोशनल वेलबींग शुरू किया। आपको शायद मालूम होगा, डॉक्टर मोहन आगाशे जी। हमारे सीनियर हुआ करते थे यस। मेडिकल कॉलेज में, और वो साइकियाट्रिस्ट भी थे। उनसे चर्चा हुई, मुजुमदार सर से बात चल रही थी, बाकी भी सीनियर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे। हम लोग ने देखा कि आजकल की युवा पीढ़ी में मेंटल और सीनियर्स में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वेरी रैम्पेंट, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटल स्टिग्मा दे आर नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। फिर कोई बॉलीवुड की हस्ती आती है, नाम ने मैं नहीं लेना जी। चाहूंगा, वो कहती है या वो कहता है मुझे डिप्रेशन हुआ हुआ था। फिर बोलते हैं अच्छा ये बंदा आके खुलेआम बताता है तो अभी मैं भी बताऊंगा। जी। So the first thing we said is that everyone or anyone may have a medical problem which is of mental illness. और समाज में ऐसा होता है ना, आपको बाय गॉड अनफॉर्चुनेटली अगर आपका हाथ हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर होता है, तो सबकी सहानुभूति मिलती है आपको। जी। अरे बेचारा बंदा गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको सहायता मिलनी चाहिए। पर अगर मेंटल हेल्थ में कुछ कमजोरी आ गई तो आप साइकियाट्रिस्ट पे जाते हो तो समाज आपको बुरी नजर से देखता है। वो अरे पागल हो यार गए। देखो उसका उसका संतुलन बिगड़ गया है, जी। ही इज ऑफ ट्रैक, एंड उसको समाज सहानुभूति तो छोड़ो, दे कैस्टिगेट दैट पर्सन, करेक्ट। they consider that person mentally unsound. So the first approach we said is let's destigmatize health. So let us understand that someone may have a mental problem. We need to take care of him as a patient. राइट। The second thing is आज भारत में, आज विश्व में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत सख्त जरूरत है, and there is a huge severe shortage of mental health professionals. So do we always require doctors? No. Not really. We can require counselors, we can require psychologists, we can require life coaches. So हर एक को डॉक्टर, एमडी, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, और वो है ही नहीं है। समाज में हर एक लोगों को डिपेंडिंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, they can talk to their friends, peers can be good counselors. So we said the second approach is deprofessionalize it, that we don't require only doctors to read it. And the third thing is अगर इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को अगर आपको पूरी तरह टैकल करना है तो एक आर्मी बनानी है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की. सो फॉर दैट वी नीड टू ट्रेन एजुकेटेड, सो वी नीड टू मेडिसिनलाइज इट, सो वी नीड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, एजुकेशनलाइज इट. सो डीस्टिग्मेटाइजेशन, डीमेडिसिनलाइजिंग इट एंड देन एजुकेशनलाइजिंग, ये तीन मंत्र से हम लोग ने सेंटर फॉर इमोशनल वेलबींग शुरू किया. आपको शायद मालूम होगा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज रैम्पेंट ग्लोबली, बट इंडिया में तो ज्यादा है, लोग बात नहीं करते. इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. 2016 में इंडिया हैड द dubious distinction of being the teenage suicide capital of the world. माय गॉड. टीनेजर्स अगर सुसाइड करे तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या डंका बजा रहे हैं हम लोग. प्रोडक्टिविटी लाइफ में अगर ये बच्चा खुदकुशी करते हैं तो देयर इज लॉस ऑफ मैनपावर. सो द सेंटर फॉर इमोशनल वेलबींग इज देयर ऑन एवरी कैंपस. एवरी कैंपस हैज गॉट काउंसलर्स. बच्चे जाते हैं, बात करते हैं, और उनका एक एक्शन वर्ड है लेट्स टॉक. तो बात करो खुले आम, हमें बताओ आपकी दिक्कत क्या है. फिर टीचर भी उसमें जुड़ जाते हैं. मेंटल हेल्थ चैंपियंस हम लोग ने ट्रेन किए स्टूडेंट्स में, क्योंकि विद्यार्थी आपसे टीचर से बात नहीं करेगा, मम्मी पापा से बात नहीं करेगा, मित्र से बात करने में झिझक जाएगा. और ये मेंटल हेल्थ चैंपियंस है जो भाप लेते हैं कि इसको कुछ दिक्कत है, आइदर इज नॉट परफॉर्मिंग एकेडमिकली वेल, गुमसुम सा चुप सा बैठा रहता है. And these are early signs where we pick up mental health problems and prevent their progression into frank mental illness. मैंने पीछे एक स्टोरी की थी
जैसे कभी भी हम देखते इतना कैजुअली लोग बोल देते उसे येरवड़ा में भर्ती कर दो, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, कोई भी करते, क्योंकि येरवड़ा में एक बड़ा मनोरुग्णालय है। और वहां पर जाकर मैंने अंदर जाकर एक स्टोरी की थी, तो पता चला कि कई सारे मरीज हैं वहां पर जो ठीक हो चुके हैं। ठीक हो जाने के बावजूद उनका परिवार उनको लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोला है कि बिल्कुल आप चले जाइए, आप ठीक हो, आप जा सकते हो। लेकिन ये तो पागल कौन है, मतलब जिन्हें पागल एक करार दिया जाता है, हम बाहर वाले हैं जो खुद को अच्छा समझते हैं, या वो है? ये एक इशू बहुत ही यहाँ पर नजर आया। तो आपका भी ये था कि सभी के लिए काउंसलिंग होना जरूरी था, आपने पीछे बात भी की थी। हाँ, तो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यंग पॉपुलेशन है ना, वो वैसे एक्सप्रेसिव है अभी तो। पहले जैसे वो ज़माना स्टिग्मा नहीं नहीं रहा है। कि आजकल तो शायद वो कूल होता है कि थेरेपिस्ट के करेक्ट, साथ थेरेपी मैं या जा बिल्कुल रहा हूँ बोलते या जी। जा रही हूँ। बट दैट इज़ गुड या बिकॉज़ अगर तुम जा सकते हो किसी के हाँ पास और बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो तो अच्छा ही है। तो ये जो राजीव ने कहा वो तो हमारे हर एक कैंपस पे जो काउंसलर्स हैं, अभी तो इतने बढ़ गए काउंसलिंग सेशंस की डिमांड है कि 2-2 3-3 काउंसलर्स भी चाहिए और हम दे भी देते हैं क्योंकि टीचर्स को ऐसे महसूस हुआ है कि जब काउंसलिंग और ये इमोशनल वेलबीइंग का सेंटर जब जब से हमने शुरुआत करी, तब द प्रॉब्लम्स इन क्लास फॉर सम स्टूडेंट्स हैव सडनली गॉन डाउन बिकॉज़ जो पहले टीचर्स काउंसलर्स थे, अभी प्रोफेशनल काउंसलर्स उनको मिल गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ। पेरेंट्स को द अदर थिंग इज डीलिंग विद पेरेंट्स। जैसे आपने कहा ना कि मेंटल हेल्थ का इशू किसी का हो और वो ठीक भी हो जाए तो पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड एक्सेप्ट, बैक। करेक्ट, तो पेरेंट्स के लिए भी इमोशनल वेलबीइंग जो सेंटर है हमारा, उनके लिए भी काफी सेशंस लेते हैं कि हाउ टू डील, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डायग्नोज एंड करेक्ट, देन हाउ टू डील, बिकॉज जो पेरेंट है एंड मोस्टली एक्सेप्ट मदर एंड एक्सेप्ट, फादर, यस, उन्होंने एक तो डायग्नोज होना चाहिए, उन्होंने करना चाहिए कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे लड़के में या लड़की में, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है। तो काफी सारे ट्रेनिंग सेशंस हम लोग पेरेंट्स के लिए भी ऑनलाइन लेते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर स्कूल्स में हमने शुरू करे, बहुत वहाँ पे विमान नगर के स्कूल में, प्रभात रोड के स्कूल में, मॉडल कॉलोनी में। तो पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशंस हो या बच्चों के लिए हो या चाइल्ड डेवलपमेंट, कभी कभी स्कूल्स में कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी टैकल करने के लिए, तो एक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। तो हमने मेंटल हेल्थ नहीं कहा क्योंकि इवन दैट वर्ड इज करेक्ट, स्टिग्मा है, इसलिए हम लोग इमोशनल इमोशनल वेलबीइंग, क्योंकि करेक्ट हेल्थ क्या है, इट्स फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल, जी। सो यू हैव टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। तो हमारा एंडेवर है कि ये सारे 4 एस्पेक्ट्स, और इसलिए राजीव ने जो कहा है कि ये यूनिवर्सिटी एक हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी है, यानी इतना नहीं कि बस फिजिकल फिटनेस की तरफ ही देखो, मेंटल फिटनेस भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। कल मैं सुबह बीके शिवानी जी, सिस्टर जी शिवानी हाँ, उनके साथ थी और इसी ब्रह्म पे कुमारी चर्चा, हाँ बिल्कुल इसी पे चर्चा हुई कि एक माइंडफुलनेस और एजुकेशन, इसका एक कुछ ऐसा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है क्या। तो मैंने भी उनको कहा कि आप यू नो यू गिव टॉक्स टू पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स और यू नो एल्डरली पीपल, अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस में ज्यादा करके जाए और बात करे स्टूडेंट्स के साथ तो शायद उनका परिवर्तन हो सकता है। एक और बात लेकिन है मेंटल जी, हेल्थ का एक दूसरा एक नजरिया आप डालो उस पे, दैट गोज ऑन टू सब्सटेंस अब्यूज, जो आजकल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स जो चलता है, और द सेकंड पार्ट इज जो सेक्सुअलिटी के सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल इंटरेक्शन बिटवीन दिस योर युवा पीढ़ी, जो person who is mentally unstable sooner or later would fall into some sort of a substance depression, correct, dependence, whether right, it starts off with small smoking, yes, small drinking, then it goes on to drugs. So उसकी तरफ देखने का, औरत की और या गर्ल स्टूडेंट्स की और देखने का एक नजरिया जो रवैया रहता है वो बदल जाता है। So mental health is a surrogate indicator जो समाज में कीड़ लगी हुई है इसकी वजह से, that gets reflected in abnormal practices, tendencies and outlook of the young generation. And the resilience which Vidya spoke about is, अगर एक लड़की मुझे कहती है नहीं मैं नहीं शादी करना चाहती, I don't want to, और वाइस वर्सा, करेक्ट, फट करके जाके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, they are not ready to accept no, एग्जाम में फेल हो गए, प्लेसमेंट नहीं हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट नहीं मिली, they are not ready to accept it. So this ability to accept no
resilience is something we are trying to inculcate in our youth, because that is a factor of mental health. एक और है कि आप मैंने देखा यहाँ पे मैनेजमेंट है, लॉ है, मीडिया का बहुत बेहतरीन है, डिज़ाइनिंग है, ऑफ कोर्स हेल्थ केयर है, अ, आपके कई सारे स्कूल्स भी है। लिबरल आर्ट्स का तो बेहतरीन कोर्स यहाँ पे मतलब फोटोग्राफी शुरू हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो हम विदेशों में देखते हैं वो यहाँ भी है। क्या और देखते हैं कि ये हमारे बास्केट में और डालना है हमको, ऐसा कुछ? एक्चुअली ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी जी। है ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग नाउ, क्योंकि ये 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी 4 साल का 4 साल का। वैसे भी सिम्बायोसिस मल्टीडिसिप्लिनरी था ही, लेकिन जो एक जो प्रिस्क्रिप्शन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दी है कि तुम यू नो ये कोर्सेज पढ़ाते हो, लेकिन इसके साथ और भी कुछ पढ़ा सकते हो, वैल्यू एडेड कोर्सेज या स्किल बेस्ड कोर्सेज, बहुत एक अच्छा उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अभी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, दैट इटसेल्फ इज इतना एक्साइटिंग है कि कुछ नए और कुछ डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पूरा लिबरल एजुकेशन ही बन चुका है। हमारा भी दुबई का कैंपस खोलने का प्रयत्न चालू है। नेक्स्ट ईयर हमारा पहला इंटरनेशनल कैंपस बनेगा। वंडरफुल। तो जो बास्केट में इंटरनेशनल कैंपस का जो नहीं था, अभी वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके लिए अभी काम चालू है, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। अभी तो सारे एप्लीकेशंस हम लोग दुबई में कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी 2024 एकेडमिक ईयर से तो जरूर दुबई में एक अच्छा कैंपस सिम्बायोसिस का खुल जाएगा। शायद महाराष्ट्र की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इंटरनेशनल कैंपस खोलेगी। एक और है कि भारत की एक अपनी कोर स्ट्रेंथ है विच इज़ फैमिली और फैमिली सपोर्ट। कहीं ना कहीं ये पारिवारिक माहौल जो है ये करने के लिए, और एक और मैंने देखा कि जो एजुकेशनिस्ट है, थिंकर्स है, सभी बोलते हैं कि हमारी तरफ एक और बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, विच इज़ ह्यूमैनिटेरियन साइंसेस, कि उसकी तरफ बहुत कम लोग आते हैं। तो वो एक माहौल एक्चुअली ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दैट इज अ वेरी मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम। यानी जो आपने कहा कि पहले स्टेम डिसिप्लिन, जब हम लोग मेडिसिन पढ़ते थे, इंजीनियरिंग पढ़ते थे या साइंस पढ़ते थे, वहाँ भी ह्यूमैनिटीज का एलिमेंट था ही नहीं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि आप साइंस पढ़ो या इंजीनियरिंग पढ़ो, प्योर साइंसेस पढ़ो, जो कुछ, लेकिन ह्यूमैनिटीज के एलिमेंट्स आने ही चाहिए। तो इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो, सोशल साइंसेस पढ़ सकते हो। सो there is now a bouquet and cafeteria of courses that will be given to the student, so that जो science का knowledge है, finally हम knowledge क्यों gain करते हैं? To apply to society. Laboratories में research करना या कुछ experiments करने से कुछ मतलब नहीं है जब those experiments cannot apply to the societal problems. तो ये जो community का outreach programs हो या getting in the humanities elements in science streams or STEM disciplines is one big prescription of the new education policy. और हम लोग यही करते हैं। जैसे हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये जो 35 विलेजेस यहाँ पे हैं, तो वहाँ जाके देखो कि प्रॉब्लम्स क्या है। कि लाइट का प्रॉब्लम हो तो आप कुछ सोलर या वाटर का प्रॉब्लम हो, जैसे एक डिजिटल मोबाइल वैन हमने बनाई है, तो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स एक्चुअली गाँव-गाँव में जाके डिजिटल लिटरेसी में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों के साथ, स्कूल बच्चों के साथ या युवा के साथ या इवन ओल्ड पीपल के साथ। बैंकिंग के स्टूडेंट्स जाके पढ़ाते हैं व्हाट इज नेट बैंकिंग, हर एक घर में बैंक अकाउंट खुलना ही चाहिए। तो ये सारे जो सोशल आउटरीच प्रोग्राम जो हमारे सिम्बायोसिस कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से हम लोग करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अभी काफी सारे यूनिवर्सिटीज में दिख रहा है कि एक जो सिर्फ अभी साइलोज में कोई फंक्शन नहीं करता, साइंस एक साइलो और आर्ट्स या कॉमर्स वैसा रहा नहीं है। It is all integrated. We've got a faculty of humanities and social sciences. उसमें स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, सिम्बायोसिस स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स है। So humanities is ingrained because that forms the core. फिर बाद में जाके आप स्पेशलाइजेशन करो। I would also say कि हमने और एक जो किया है, जो शायद कम यूनिवर्सिटीज ने किया है भारत में, कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है या हेल्थ साइंसेस के इंस्टीट्यूशंस है, वो बिल्कुल इंजीनियरिंग के बगल में है। इनफैक्ट हमारी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस इंजीनियरिंग की बिल्डिंग में ही है। तो मेरा ये मानना था, और मैंने ये देखा था जो MIT और हार्वर्ड में एक हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी का सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काम करते हैं। हमने जाके एक्चुअली देखा है वो सेंटर। तो तब से मेरे मन में था कि
जब कभी सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज या हेल्थ साइंसेस शुरुआत करें, दैट शुड बी इन द नेबरहुड ऑफ इंजीनियरिंग। और वैसे ही हमने किया है, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चे एक साथ हॉस्टल्स में रहते हैं, तो नेचुरली दे कन्वर्स विद ईच करेक्ट, अदर, तो फैकल्टी एक साथ काम करती है, तो लॉट ऑफ आवर इंजीनियरिंग फैकल्टी आर वर्किंग ऑन हेल्थ साइंसेस रिलेटेड रिसर्च। जैसे सेंटर फॉर अप्लाइड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो एआई, द टूल्स ऑफ एआई करेक्ट, एप्लीकेशन टू हेल्थ केयर, या नैनो साइंस के जो रिसर्चर्स है वो भी कुछ हेल्थ में रेस्पिरेटरी थेरेपी के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे इंजीनियरिंग और मेडिसिन के इंटीग्रेशन हमने लाया है। और वहीं पे हमारा इंक्यूबेटर भी है, जहाँ पे 50 से ऊपर स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है। तो जो लवड़े में जो कैंपस है, वो नीचे जो ऑलमोस्ट 80 एकर्स की लैंड है, इट इज एक्चुअली बिकम अ हेल्थ साइंस हेल्थ टेक्नोलॉजी साइंस पार्क। का, राइट, इंक्यूबेटर है, बायोलॉजिक साइंस के इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, पूरे हेल्थ साइंसेस का विंग और इंजीनियरिंग। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है। राइट। आपके लिए परिवार का जो समय एक साथ में बिताते हैं, क्या करते हैं? रिक्रिएशन क्या होता है? खेलते हैं, गपशप लड़ाते हैं, पत्ते बिल्कुल, क्या हमारे होता है? भी छोटे-छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो दे जी, आर लाइक हमारी जान है। एक 7 साल का है वीर, और आर्यन 5 साल का, और आर्या 3 साल की। तो वो तो हमारी ज़िंदगी है अभी। तो जब सिम्बायोसिस से शट ऑफ होना है, कट ऑफ होना है, तब तो राइट, इनके साथ हम लोग टाइम बिताते हैं। तो हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को सोने के लिए हम लोग सैटरडे, संडे यानी डेडिकेट करते हैं। संडे स्पेसिफिकली तो उनको हिल पे लेके जाओ, या चितड़े में लेके जाओ, या सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लेके जाओ। ये हमारा रूटीन होता है। तो परिवार के साथ तो आई थिंक इंडियन फैमिली सिस्टम इज समथिंग करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, या इवन कंपैटिबिलिटी जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक जो इंडियन फैमिली सिस्टम है, इसके ऊपर किसी ने रिसर्च करना चाहिए एक्चुअली। शायद सिम्बायोसिस करेक्ट, नहीं करना चाहिए कि what is that strength that Indians get, and I think it is from the family system। तो ये जो family system है, चाहे because of migration अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, कोई बिहार से या उत्तर प्रदेश से पुणे मुंबई में आते हैं काम के लिए, तो नेचुरली उनके साथ तो पूरी फैमिली तो नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी आई थिंक पेरेंट्स शुड मेक एन एंडेवर टू कनेक्ट विद ग्रैंड पेरेंट्स, टू हैव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन कनेक्टेड विद ग्रैंड पेरेंट्स, एंड वाइस वर्सा। ये जो फैमिली सिस्टम है, और नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट बट इवन एन एक्सटेंडेड फैमिली, जो सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट जो मिलता है, इवन फिजिकल सपोर्ट, अगर कहीं आपको काम के लिए जाना है, तो इफ यू हैव योर पेरेंट्स, ग्रैंड करेक्ट, पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, ऑब्वियसली यू विल बी स्ट्रेस फ्री इन वर्क। तो ये जो फैमिली सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए और तो बहुत है। फैमिली के साथ हमारे जो मित्र हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में जुड़े हुए जी, हैं, बिल्कुल। जिससे आज हमारी दोस्ती 40-45 साल साल की की है। है वी डोंट हैव टू टेल देम कि व्हाट क्या वी है। आर एंड दे डोंट हैव टू टेल व्हाट वी आर। हम लोग इकट्ठा बड़े हुए, एक साथ बड़े हुए हैं। आज समाज में जो हमारा स्थान है, उससे पहले कई अरसे पहले हम लोग द स्ट्रगल विच वी हैव ऑल गॉन थ्रू एज ट्रेनिंग डॉक्टर्स, सो एक बॉन्ड है उनके साथ। कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग ऐसे 10-15 हमारे जो कोर मेडिकल फ्रेंड्स है, उनके साथ कुछ भी गपशप लगा सकते हैं, या कुछ बातचीत के बिना घंटे बिता सकते हैं उनके साथ। वो हमारी स्ट्रेंथ है। I think friends and family is Friends something and that families. is the core strength of करेक्ट। every human being, and I would say definitely. एक हार्वर्ड की बहुत बड़ी स्टडी ऑनगोइंग है, वो स्टडी शायद आपने भी पढ़ी होगी, हैप्पीनेस और ही इसके, Happiness index. यस, हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो 75 साल से ज़्यादा हुए वो स्टडी अभी भी चल रही है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो अभी, उनका यही था, मतलब जो 10,000 से ज़्यादा पन्नों का रिपोर्ट आया है उसमें वही कि जिनका फैमिली सपोर्ट, जिनका फ्रेंड्स और जिनका स्पाउस का सपोर्ट अच्छा हो, वो लोग हेल्दी है ऑल पैरामीटर्स पर, और एक तरह से जिसे समाधानी तृप्त कहते हैं, वैसी जिंदगी जी रहे हैं। बाकी लोग शायद रिच और फेमस हो गए, लेकिन उनको वो शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है कहीं ना कहीं। दूसरा एक और ये है कि झगड़ते हैं कभी आप दोनों? किस मुद्दे पर झगड़ते हैं? Of course. कौन से वो मुद्दे होते हैं? Actually, मैं कहूँ हाँ, तो राजीव का परफेक्शनिस्ट ओके, और पंक्चुअलिटी शायद वो मैं नहीं कर पाती हूँ, मे बी बिकॉज मेरा वर्क प्रोफाइल हो, या राइट, पेरेंट हो, हाँ, तो शायद वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि राजीव इज टू परफेक्शनिस्ट, और मैं इतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ कि
तो चलता है, थोड़ा चल जाता है। थोड़ा ढील चलता है। और ये भी पंक्चुअलिटी, तो आई थिंक ये दो जो शायद डिफेंस बैकग्राउंड से वो आता है जी बिल्कुल। पंक्चुअलिटी। तो एवरी दिसंबर में मेरा ये होता है कि अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, हाँ पता नहीं मुझे, राइट। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो यू वांट कि आई विल वर्क ऑन दिस। I will work on being a perfectionist and I will work on being punctual. आपकी डायरी में क्या होता है? नहीं, thing is punctuality and perfectionist is a trait which at age 62 I cannot change. In fact, this morning only I was telling her, people advise me to change, but I think so these are virtues. Absolutely. Why should So good I should habits be not change. changed? People Yeah. should change, and if the system does not change, I try to adjust. It's not my way or the highway. Right. But I feel that if I insist on punctuality, what's wrong in it? Because if my submission is that if I don't go at a particular time or keep an appointment, I'm not paying respect to that other person. फिर वो मेरा PA हो या मेरा प्यून हो. Correct. I don't maintain a punctuality only when I'm meeting a minister or meeting someone important. Right. That person's time is also important. And then perfection is, yes, I want it the way I want it. Because that is my presentation to the outside stakeholder. और सेकंड इज फूड एंड हाँ. एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हम लोग करते हैं, Right. बट फूड पे आई हैव टू कंट्रोल Fitness है. Right. अभी Right. पापी पेट का सवाल है. But as you grow, I think you have to do little conscious of what you do. Correct. एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है मुझे. Exercise अच्छा लगता है. I Raju don't is exercise very- because I have to but exercise. I because of like him, it. I exercise. Right. Right. So actually, between husband and wife, you have to make all these kind of, I would say, adjustments. But कुछ किसी में थोड़ी ज़्यादा बाकी मेरा होती कुछ है। शौकिया तौर पे कुछ ये नहीं कुछ है. खास ये नहीं। Not particular. एक और है, हम लोग भारत में जब हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो दो तीन चीजें बहुत अहम महत्व रखती हैं हमारे लिए। एक तो पढ़ना है, रीडिंग है। हमारी जनरेशन तो पढ़ के, किताबें पढ़ के, जब तक किताब सूंघते नहीं है, किंडल जर्नी में चल जाता है, लेकिन किताब सूंघना जरूरी है। दूसरा है, हाँ होती है, और अभी भी मुझे लिखना पसंद है. हाँ, पेन और पेपर, राइट। और दूसरा है कि मूवीज, गाने, प्लेज, इसका सारा इम्पैक्ट होता है। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि वो कौन सी किताब है जो आपको कभी कुछ किताबें ऐसी होती है कि वो लाइफ लॉन्ग साथ होती है, जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें दिशा देती है। दो किताबें या दो जी। ऑथर्स है मेरे, एक इंटरनेशनल ऑथर यानी फॉरेन ऑथर है युval नोआ हरारी। उनके किताब को, वेदर इट इज सेपियंस या 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, क्लोज टू माय हार्ट, मेरे बाइबल जैसे मैंने यहाँ वो है किताब। और सेकंड इज गिरीश कुबेर का टाटायन। यस, टाटायन बेहतरीन लिखा है। आई मीन इट इज लाइक हाउ डू यू रन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल चलाना है और एथिकली चलाना है, तो टाटास इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, एंड दैट इज वन ऑथर, एंड वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर इज गिरीश कुबेर, एंड उनका जो बुक टाटायन, ये दो चीजें तो। एंड क्योंकि ये पढ़ती है, मैं गाने सुनता हूँ। हाँ वही। वो डिफरेंस है। तो बॉलीवुड मेरा जो सिटी का घर है या कैंपस पे घर है, आप अगर घर पे आ जाए तो मेरी लाइब्रेरी दिखेगी। और मुझे बस देख के इतना अच्छा लगता है। मैं जब घर जाती हूँ एंड आई सी द बुक्स, एंड दिस हैज बीन सिंस नॉट नाउ, सिंस पहले से ही, जब मैं स्टूडेंट थी, स्कूल से ही। लेकिन मुझे बिल्कुल किताब के बिना तो, मैं जब ट्रैवल करती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, मेरे पास किताब होना ही चाहिए। आप गाने जी, तो कौन सा गाना है जो आप बहुत? लता दीदी, and she's my god. Okay. So every night I have to listen to at least 1 or 2 songs, old Hindi songs. I don't listen to new Hindi songs. And any program where there is good Hindi song rendition, आजकल इंडियन आइडल देखते गाते हैं आप? गाता तो नहीं, गुनगुनाते हैं? गुनगुनाते हैं तो कौन सा? अच्छा, अच्छे मूवीज है जी, और जो लिरिक्स रहते हैं वो मुझे बहुत भाते हैं. There is a meaning to the song, whether it's Devanand songs or whether it's Dilip Kumar songs and all that. That meaning I don't see in today's lyrics, unfortunately. जी. So I like old Hindi songs. And I think even Hindi movies, I mean movies in general, जी. I think many of them carry a very nice message. Some of them are too masala movies. And now with OTT platform, you can see binge watching होता है आप दोनों का कभी? Again Hindi, English, Correct.
he likes to watch only Hindi movies. I like to watch Hindi, but more English also. इंग्लिश में सबटाइटल है तो मैं पढ़ता हूँ जी वैसे पढ़ा हूँ सेंट विंसेंट में बट आई स्टिल प्रेफर हिंदी मूवीज अभी सिम्बायोसिस का आपका एक बड़ा फैमिली है और खुद का परिवार है। इसके अलावा हर कोई इंडिविजुअल भी है, उसकी कुछ एक ज़िंदगी का सपना होता है, स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे जो भी हो, कि मेरी आखिरी सांस हो ऐसी हो, ऐसा हर एक का होता है। आप दोनों का क्या है? Actually, symbiosis is my breath. My Right. father used to make this statement. He still makes this statement. हम्म But I think I am not just passionate about मैं क्या करती हूँ symbiosis में. मैं कहती हूँ ना मैं obsessed हूँ. हम्म वो बिल्कुल मैं कुछ और देख ही नहीं सकती हूँ क्योंकि एक तो इतनी बढ़ चुकी है तो वन इसकी जो साइज अभी इतना बड़ा हो गया है करेक्ट तो जो हर एक आदमी सिम्बायोसिस में काम करता है वो खुश है कि नहीं या हर एक स्टूडेंट खुश है कि नहीं यहाँ पे उसके ऊपर भी अभी शायद 2024 में उसी में थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट करने वाली थी ठीक है फैल गया एकेडमिक प्रोग्राम्स नए कैंपसेस लेकिन जो आदमी यहाँ पे काम करता है वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैलरी सैलरी कितना देते हैं बट अगर पूरी तौर से हैप्पी है कि नहीं तो मैं एक्चुअली मैंने एचआर हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है उनसे बात भी करी कि इंटरेक्ट विद पीपल की और क्या है कि हम दे पाए उनको वो खुश रहे यहाँ पे क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी फैमिली है सिम्बायोसिस इज लाइक अ फैमिली एवरी पर्सन इन सिम्बायोसिस इज अटैच्ड टू अस इमोशनली मेरा एक परिवार ही है इतना बड़ा कि जो एक छोटा परिवार जो हमारा बायोलॉजिकल परिवार है ये हमारा सोशल परिवार है लेकिन परिवार तो और सिम्बायोसिस से कोई रिटायर नहीं होता जी आपने अगर देखा हो तो बिल्कुल सर देखा भी है। अभी आज ऑफिस आते हैं रोज ऑफिस आते हैं बैठते हैं काम करते हैं तो सिम्बायोसिस से कोई रिटायर नहीं होता अनलेस वो खुद ही रिटायर करना चाहे किसी देयर आर पीपल वांट टू रिटायर बट हमारे जो फॉर्मर वाइस चांसलर्स हो या इवन फॉर्मर प्रोफेसर्स हो मैंने सालों साल देखा है उनको, यहीं रिटायर हुए, उनका करियर की शुरुआत यहाँ हुई और यहीं से तो और कुछ हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं क्या उस तरफ पे हम तो अभी मैं तो खुद बहुत ध्यान देने वाली हूँ कि उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि वी आर ग्रोइंग विद द इंस्टीट्यूट और फीलिंग हैप्पी हैप्पीनेस इंडेक्स और सब हम बात करते हुए यही तो है, सही बात में हैप्पी रहो और काम में और हैप्पी है वैसे आप अगर हमारे एम्प्लॉय से बात करें तो उनको तो ज्यादा टाइम यहीं पे तो वो स्पेंड करते हैं तो नेचुरली उनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है इस संस्था से तो शायद सर में वो कल्चर जो जिस कल्चर से शुरुआत करें एंड वेरेवर वी सेट कैंपसेस वो भी इम्पोर्टेंट है कि यही सिम्बायोसिस कल्चर दुबई में हो या बैंगलोर में हो या नोएडा में हो यही कल्चर जाना चाहिए ये तो फैमिली है और मेरे जो फोर सिस्टर्स है दे आर नॉट पार्ट ऑफ सिम्बायोसिस दे आर फैमिली एंड दे आर कोर टू मी अभी मम्मी पापा नहीं है सो दे आर फैमिली टू मी करेक्ट So we have a very big social family, I mean biological family also. बस Correct. हमारे बच्चे नहीं, राजीव के 4 सिस्टर्स, उनके बच्चे और अभी पोते ये सारे तो यानी वो एक मूवी में हमारा टाइम होता है उनके लिए मेरी छोटी बहन है स्वाति जी उनका लड़का तो हमारे दोनों बच्चे सिम्बायोसिस में ही है सो दे कम इन द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सिम्बायोसिस आल्सो but my four sisters are not connected in any way with symbiosis so we try to and their children correct so we try to connect with them also बहुत मजा आया आपसे बात करके बहुत कुछ बातें सीखने को मिली हम चाहेंगे कि आपके दोनों के जो भी और भी सपने हो वो सारे पूरे हो बातों बातों में इस श्रृंखला के जरिए हम आपको इसी तरह के लोगों से रूबरू कराते हैं जो कुछ ना कुछ समाज के लिए देते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं और उनके हर एक वाक्य से उनसे उनकी बातों से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है आप ऐसे लोगों से अगर मिलना है तो हमारी इस श्रृंखला के साथ चलते रहिएगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इस श्रृंखला को आप देखिए और आपके सुझाव हम तक जरूर भेजिए नमस्कार थैंक यू सो मच यस